हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम इस चैनल पे फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे जो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है टर्म 1। ठीक है, हम इसके कुछ चैप्टर्स पे क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा जो अप्रोच होगा, मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू ना करा के पहले हम उस टॉपिक को रीड करेंगे, मीन्स हल्का सा उसका क्या करेंगे, रिविज़न करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उस टॉपिक पे बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। क्यों? ताकि अगर आपने अभी तक टॉपिक पढ़ा नहीं भी है और या फिर आप अभी अपना रिवीजन कर रहे हैं तो आप इजीली एमसीक्यू समझ पाएँ और सॉल्व कर पाएँ। अगर मैं डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कराती हूँ और आपने टॉपिक रिवाइज ढंग से नहीं किया है तो आप फिर उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इस अप्रोच से ये होगा कि आप भी साथ साथ में रिविज़न के साथ एमसीक्यू जो है करते जाएंगे और ख़ुद से भी इनको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो क्या है, इस पे जो मैं चार्जेस का ओरिजिन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये सब मैं इसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी। जो बेसिक वीडियो है वो इसके बाद आएगी। ठीक है, हालांकि उसको फर्स्ट लेक्चर होना चाहिए था, बट मैं उसको सेकंड में कंसिडर करूँगी। आप जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, और उस पर बेस्ड एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं सीधा कूलॉम्स लॉ से यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्प करेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो कूलॉम्स लॉ कहता क्या है। ठीक है, देखो कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स में अगर कोई भी दो चार्ज बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पे क्या करती हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, अभी तो आपको भी पता है, अगर वो दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो वो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगर दोनों सेम नेचर के हैं वो क्या होंगे, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, ये आपको पता है ना, अगर दोनों का साइन सेम है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया कि देखो, अगर उन्होंने कहा कि सपोज है Q1 Q2 दो चार्जेस हैं यूनिवर्स में, ठीक है, और वो उनके बीच क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो उन्होंने कहा कि जो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड का साइन भी लगा सकते हैं, पर जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, देखो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन और एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, मतलब जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी के साइन में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और ये K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और इस K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या देखा कि फोर्स डिपेंड कर रहा है इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और इनके बीच के डिस्टेंस के, एज वेल एज देखो एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने इन चार्जेस को किस मीडियम में रखा है। ठीक है, हमने इन चार्जेस को किस मीडियम में रखा है। ठीक है, तो हम केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं कि इफ़ सपोज दैट हमने इनको फ्री स्पेस में रखा है, सपोज दैट हमने इसको किस में रखा है, फ्री स्पेस में रखा है। ठीक है, फ्री स्पेस में रखा है, तो हमारे पास देखो जो एक K है ना, इस K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0। ठीक है, जहाँ पे ε0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास जब ये फ्री स्पेस में रखे होंगे यानी कि इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, सेकेंडली देखो, अगर हमने इनको किसी और मीडियम में रखा है, ठीक है, मतलब फ्री स्पेस समझते हैं आप, एयर और वैक्यूम। ठीक है, अगर हमने इनको, ठीक है, किसी और मीडियम में रखा है तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास जो K है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/4πε, केवल एप्सिलॉन रहा। देखो ये तो सेम है ना, चार्जेस सेम है और उनके बीच के डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, बस हमने क्या चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया। देखो जो K है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और जो ये एप्सिलॉन है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल रिलेट होंगे। अब देखो जब हमने इनको कहाँ रखा है,
जब हमने इनको फ्री स्पेस में रखा है तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अब जब हमने उन्हें किसी और मीडियम में रखा है तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया और इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया, और हम क्या कर रहे हैं 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा F0 अपॉन F इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4πε और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4π कॉमन है, 1/4π कॉमन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो बच के रहा है वो बच रहा है F0 इज इक्वल टू F0 अपॉन F। ठीक है, इसको FM ले लेते हैं हम, कि जिस मीडियम में रखा है उनके बीच फोर्स हम FM ले लेते हैं। F0 अपॉन FM इज इक्वल टू बच रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/ε। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा F0 अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसी रेशियो को हम क्या बोल देते हैं ER, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी एप्सिलॉन R, इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और इस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, एक और चीज़ बोलते हैं K। ठीक है, K क्या है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट समझो आप, देखो जैसे हमने क्या लिया था कि दो चार्ज बॉडीज़ थी Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस थी R। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो इन चार्ज बॉडीज़ का कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा कि जब भी कोई भी दो बॉडी जिनका कुछ मास है वो भी एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करती है, और उस फोर्स को हमने क्या पढ़ा था, वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ पे भी पढ़ा था ना कि यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडीज़ है जिनका मास कुछ है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो उन पे एक फोर्स काम करता है, वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फोर्स का अमाउंट कितना होता था, वही होता था, देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ those masses upon F is inversely proportional to F is directly proportional to product of those masses, जो भी दो मास बॉडी है उनके मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स, और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को कंबाइन किया, देखो सेम एज कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट था, यहाँ पे मास का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे भी ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो अगेन देखो ये क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वालिटी का साइन आएगा, प्लस एक कांस्टेंट आएगा, तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अभी आप समझ गए कि दो कोई चार्ज बॉडीज है उनके बीच में एक और फोर्स काम करता है, वो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो देखो हमारे पास जो अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन ले लें E, ठीक है इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस नेगेटिव चार्जेस होता है। ठीक है, और इनका मास, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू G M1 M2, तो M1 M2 तो M ही है, तो M इंटू M कितना हो जाएगा M स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और जो कूलॉम्स लॉ ऑफ रिपल्शन कितना लगेगा इस पे, ये वाला 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनको कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होता है कि बहुत 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 कम है कूलॉम्स लॉ ऑफ रिपल्शन से, कूलॉम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन से बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए जो ओवरऑल हमें फिनोमेना दिखता है वो क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमें रिपल्शन का फिनोमेना दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, लेकिन वो क्या है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, किससे, कूलॉम्स लॉ ऑफ रिपल्शन से, कूलॉम फोर्स ऑफ रिपल्शन से, इसलिए जो ओवरऑल फिनोमेना हमें इनके बीच में दिखेगा ये रिपल्शन का दिखेगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ से आपके बहुत सारे असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, कूलॉम्स फोर्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, कूलॉम्स फोर्स। ठीक है, कूलॉम्स फोर्स। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना, यूनिवर्स में जो डोमिनेट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, ठीक है, ना कि कूलॉम्स फोर्स। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखने की। अब देखो हम यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं। अब देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
ठीक है, वेराइज विद डिस्टेंस बिटवीन देम एस, ठीक है। तो हमें फोर्स और डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अभी हमने कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसका मतलब अगर r इंक्रीज़ हो रही है तो फोर्स, मतलब अगर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है तो फोर्स डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो समझ गया हम कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो हम ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखो, यहाँ पे इस साइड को डिस्टेंस है, इस साइड को फोर्स है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखो, यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये आर है, ये एफ है, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ। तो अब आप कहेंगे ये भी तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, फिर ये क्यों नहीं आया, तो देखो ये ग्राफ कब आएगा, ये देखो यहाँ पे सिमेट्रिकली नहीं घट रहा है, देखो रिलेशन हमारे पास ये है ना, तो यानी कि ये सिमेट्रिकली घट नहीं रहा कि अगर r 1 मीटर बढ़ रही है तो फोर्स 1 न्यूटन घटेगा, r 2 मीटर बढ़ रही है तो फोर्स 2 न्यूटन घटेगा। अगर इस टाइप का रिलेशन होता तब जाके ये वाला ग्राफ कंसिडर होता, लेकिन ये सिमेट्रिकली डिक्रीज और इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए ग्राफ ये वाला होगा, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन के नंबर पे ध्यान मत देना, क्योंकि जो है मैंने ये अलग अलग जगह से, जैसे कुछ अरिहंत पब्लिकेशन से, कुछ इंटरनेट से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं एक टॉपिक पे, ताकि आप जो है स्टेप वाइज स्टेप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देन द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, देखो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इस साइड ले जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आ जाएगी, देखो ये तो कांस्टेंट है तो इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। Q1 Q2 की यूनिट क्या हो जाएगी, Q1 दोनों चार्जेस है तो कुलॉम इंटू कुलॉम, ठीक है, C इंटू सी, तो कुलॉम स्क्वायर अपॉन फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और R की यूनिट होती है मीटर, और R का स्क्वायर है तो ये मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पर न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, और एक कुलॉम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो है मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर आना चाहिए था, तो ठीक है, पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर और कुलॉम का स्क्वायर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ, ठीक है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स p टाइम्स वेयर p इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास जो पहला फोर्स लग रहा है, सपोज दैट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कितना लग रहा है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने क्या दे दिया गया है कि हमने क्या कर दिया कि जो चार्जेस हैं उनको डबल कर दिया, ठीक है, और उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो सपोज है जो नया फोर्स लग रहा तो उसको मैंने एफ डैश ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्जेस को क्या करना है, डबल करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2Q1, और इसको भी क्या कर दिया 2Q2, ठीक है, अपॉन अब इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ करना है, तो R अपॉन R2 हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एक 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो अब क्या आ जाएगा, एफ डैश इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये 4 ऊपर चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16, और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या था हमारे पास, एफ था, तो हमने पहले डिफाइन कर दिया था ना इसे, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ एफ, ठीक है। तो यही पूछ रहा था, पी की वैल्यू पूछ रहा था, तो पी क्या हो जाएगा 16, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर, ठीक है। तो साथ साथ में हम कर लेते हैं कि सपोज दैट 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हमने ले लिया Q1 और Q2। पॉइंट चार्जेस आपको पता है ना, अगर देखो जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो वो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो चार्जेस के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, तो इनको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। खैर हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इनको हमने एयर में रखा है r डिस्टेंस पे, ठीक है, तो एयर में रखा है तो हमें पता है इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अप इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस r इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, इस F का मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया, देन द डिस्टेंस r डैश एट विच these charges will exert the same force in medium of dielectric constant K is given by, ठीक है।
देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ आपको कि अगर हमने इन्हीं दो चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दिया Q1 Q2 और इनके बीच के डिस्टेंस सपोज दैट R डैश है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा हमने उसको सपोज दैट F डैश से दिखा दिया, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन समझ में आया ना, मैंने एप्सिलॉन क्यों रखा है और यहाँ पे R डैश का स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि हम इनको कितने डिस्टेंस, इनके बीच के डिस्टेंस कितनी रखें, मतलब ये R डैश कितनी हो कि जो ये F डैश है किसके इक्वल हो जाए, F के इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब इनको किसी मीडियम में कितने डिस्टेंस पे रखे, किसी और मीडियम में, सच दैट जो एयर, जब इनको एयर में रखा था R डिस्टेंस पे वो वाला फोर्स, और जब इनको उस मीडियम में रखा है वो वाला फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमें इस R डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा, हमें K दे रखा। तो देखो थोड़ी देर पहले हमने एक और रिलेशन पढ़ा था कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। क्योंकि हमें इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, यानी कि इस इक्वेशन को हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और इस एप्सिलॉन नॉट इंटू K को हम कहाँ पुट कर देंगे, एप्सिलॉन की जगह पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास जो F डैश बच जाएगा, F डैश इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/4 पाई, यहाँ पे क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या दिया है कि इस R डैश को क्या पुट करें कि F डैश किसके इक्वल हो जाए, F के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हमने R डैश को R डैश से ले लिया और F डैश को F के इक्वल हम कर देंगे यहाँ पे पुट, ठीक है। अब देखो हम क्या सपोज करते हैं कि सपोज दैट हमने उस मीडियम में इन चार्जेस को R डैश डिस्टेंस पे रखा है, और ठीक है, और R डैश डिस्टेंस पे रखने पर ये दोनों फोर्स जब वो एयर में है तब, और जब उस मीडियम में तब, ये दोनों फोर्स क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो देखो हमें क्या मिला, मतलब हमें क्या करना है, F डैश इज इक्वल टू F कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास F डैश की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बाई R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब हमें इस R डैश की वैल्यू निकालनी है। देखो Q1 Q2 कॉमन है, ये कट जाएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है वो क्या बच रही है, 1/K R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/R का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें R डैश के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई K, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, R डैश क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट R स्क्वायर अपॉन K, ठीक है। तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा अंडर रूट K, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये R डैश डिस्टेंस है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसका केवल क्या लेंगे, पॉजिटिव कंपोनेंट लेंगे। तो इस R की वैल्यू क्या आएगी, प्लस R बाई अंडर रूट K। तो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, ठीक है, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ q बाई एम इज। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 पार्टिकल दे रखे हैं और इनका मास क्या है, एक का मास भी m है, दूसरे का मास भी कितना है, m है, और दोनों के पास चार्ज भी इक्वल है, यानी कि एक के पास अगर हमने q ले लिया तो दूसरे के पास भी q है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 16 सेंटीमीटर है, हमारे पास दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, द वैल्यू ऑफ q बाई एम इज, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, देखो ये इनके पास चार्ज है तो इनके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2, तो Q1 Q2 Q इंटू Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, तो 16 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻², इतना आगे समझ में। दूसरा, इनके मास के कारण इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो इसको मैंने F डैश से दिखा देता है। F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आता है G, और ये क्या हो जाएगा G होता है, और ये क्या हो जाएगा M1 M2, तो M इंटू M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो R को चलो हम, ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻², ठीक है। अब देखो ये दोनों कोई भी फोर्स फील नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू है कुलॉम्स फोर्स, ठीक है। तभी तो देखो जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है,
जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ये दोनों सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, ये दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, यानी कि कूलॉम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो ये जो चार्ज पार्टिकल है कोई भी फोर्स क्या नहीं कर रहे, फील नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आपको, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा, कूलॉम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए कोई भी काइंड का फोर्स जो नेट फोर्स है वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो कैसे लग रहा है, देखो कूलॉम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन इस साइड को लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिपल्शन इस साइड को लगेगा। तो अब इनका जैसे अगर ये इसको -2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, +2। इस साइड को, इस डायरेक्शन को +2 लेना पड़ेगा, तो नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो ये यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, फोर्स तो इस पर दोनों लग रहे हैं और दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी ये क्या होगा, तभी ये कोई भी फोर्स क्या नहीं करेगा, फील नहीं करेगा। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट करने पे हमें क्या मिलेगा, अब देखो हमने कूलॉम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन को इक्वल टू कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा Q² अपॉन, ठीक है, इसको देखो R ले लेते हैं क्योंकि एट लास्ट इसने कैंसिल आउट ही होना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप इसको न्यूमेरिकली वैल्यू लेके भी चल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा G और M इंटू M क्या हो जाएगा m², ठीक है, अपॉन R का स्क्वायर। देखो R² से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये फालतू का डाटा जो हमें डिस्टेंस अगर ना भी दी होती तो भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें निकालना है क्या है, Q/M का रेशो निकालना है। ठीक है, तो देखो M को नीचे ले आते तो ये जाएगा Q² अपॉन M² इज इक्वल टू, ठीक है, ये 4πε इस साइड जाएगा तो G, ये क्या हो जाएगा G इंटू 4πε0। ठीक है, यही बचा ना, उसके अलावा कुछ तो नहीं बचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब Q/M अंडर रूट लेंगे इस साइड को तो क्या हो जाएगा √, ठीक है, G इंटू 4πε0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इतना है और दो चार्ज दे गए हमें Q1 और Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2। ठीक है, और Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू क्या है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इस 12 न्यूटन, मतलब जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, इफ़ चार्ज Q इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच चार्जेस। ठीक है, तो देखो अगर Q जो हमारे पास Q' हमने ले लिया, अगर वो कह रहा है Q1 में हमने क्या जोड़ दिया, -2 माइक्रोकूलम जोड़ दिया, तो Q' कितना आएगा, देखो Q1 कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस -2, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है, और Q2' कितना हो जाएगा, ईच चार्जेस में -2 माइक्रोकूलम हम ऐड कर रहे हैं, तो Q2 में हम -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + -2, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, तो 2 - 2 0 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब वो बोल रहा है द न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज, तो न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है, ये क्या हो जाएगा K Q1' अपॉन Q2' अपॉन R²। ठीक है, Q1' की वैल्यू रखेंगे 4 कूलम और Q2' की वैल्यू रखेंगे 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि जो नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो हेल्प कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगी, अगर आपको वीडियो ने हेल्प किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।